हेलो एवरीवन। जिम्नोस्पर्म की सीरीज में पाइनस का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका था। आज ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है पाइनस के रिप्रोडक्शन वाली सीरीज का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितना भी अब तक पढ़ा चुकी हूँ वो चूँकि कई पार्ट में हो गया है, तो उन सबको आज सम अप कर दूंगी। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना सभी लोग। स्टार्ट करते हैं। जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो 2 स्टेप्स में होता है। जाइगोट से या ऊस्पोर से प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एंड देन प्रो एम्ब्रियो से मच्योर एम्ब्रियो तक, मतलब वही जो कोटिलेडन्स है, रेडिकल वाला या जो सस्पेंसर वाला पार्ट था वो फॉर्म हो चुका था। नाउ स्टार्ट विद दिस स्ट्रक्चर। क्योंकि आपको मालूम है, पहले भी बता चुकी हूँ, रिप्रोडक्शन जब फीमेल गैमेटोफाइट बता रही थी तो उसमें जो कोन का स्ट्रक्चर था बेसिकली वो क्या है कि मेगास्पोरोफिल, जाहिर सी बात है, सीड है या एम्ब्रियो है। सीड अल्टीमेटली है तो ओव्यूल से ही तो बना है सीड, और जो ओव्यूल है वो लगा कहाँ पर है? मेगास्पोरोफिल पे। ठीक है, और मेगास्पोरोफिल मिलकर के क्या बना रही है? कोन बना रही है। ठीक है, तो और मेगास्पोरोफिल में ही, पाइनस के मेगास्पोरोफिल में 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वही ब्रैक्ट स्केल थी, वही स्केली स्ट्रक्चर, दिस इज द ब्रैक्ट स्केल, और सेकेंड वन इज ओविलिफेरस स्केल। ठीक है, तो अगर हम सीड की बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि 2 ओव्यूल्स है तो ऑफकोर्स 2 सीड्स होंगे। ठीक है, और ओविलिफेरस स्केल तो एज सच रहेगी। होता क्या है, जैसे जैसे सीड मच्योर होने लगता है तो उस दौरान जो फीमेल कोन की जो सेंट्रल एक्सिस होती है, ये बोले कोन एक्सिस होती है, ठीक है, वो इलोंगेट करने लगती है। इलोंगेट होने से क्या होता है कि जैसे सीड मच्योर करेगा तो ओविलिफेरस स्केल जो अब तक ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही थी, स्ट्रॉबेलाई बना रही थी, वो अब जब डिस्टेंस पे हो जाएंगी या अलग अलग हो जाएंगे तो उससे क्या होता है कि ये सीड के डिस्पर्जल में हेल्प मिलती है। ठीक है, क्योंकि जब सीड डिस्पर्जल होगा उसके बाद ही तो वो जर्मिनेट करेगा और तब नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन बना सकेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ओविलिफेरस स्केल है, और वो जो मैंने तभी भी बताया था कि वो जो कोन है, फीमेल कोन, देखने में ऐसा लगता है कि पहले देखने में ऐसा लगता है कि वो वुडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो होता क्या है कि चूंकि सीड मच्योर हो चुका है तो वो ही ओविलिफेरस स्केल एकदम वुडी स्ट्रक्चर का हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा 3 ईयर्स उसे लगते हैं एक पर्टिकुलर फीमेल कोन को मच्योर होने में। ठीक है, तो जब इसी वजह से वो 3rd ईयर में जा कर के लूजली कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लूज हो जाता है कोन। तो होता क्या है, उससे मदद मिलती है कि सीड इजीली डिस्पर्स कर सकते हैं। ओविलिफेरस स्केल से क्योंकि ओव्यूल्स अटैच्ड हैं तो जाहिर सी बात है सीड जो मच्योर होगा या सीड जो बन रहा है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो तो सीड के अंदर ही है ना, तो ये जो सीड्स हैं ये अटैच कहाँ पे हैं? ऑफ कोर्स ओविलिफेरस स्केल पे। ठीक है, तो होता क्या है कि ओविलिफेरस स्केल के ही कोई जो उससे अटैच पार्ट है वहीं से थिन मेम्ब्रेन एक सेपरेट आउट हो जाती है। ठीक है, वो जो थिन मेम्ब्रेन है ओविलिफेरस स्केल का ही समझ लीजिए पार्ट है, तो वो ही फॉर्म कर लेती है विंग्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये विंग्स में, विंग्स के मतलब कि जो विंग्स है वो बेसिकली ओविलिफेरस स्केल की ही एक मेम्ब्रेन है, ये कह सकते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म हुआ है ओविलिफेरस स्केल से। ठीक है, ये अब डिस्पर्जल में हेल्प करेगा। ठीक है, एनिमोफिलस दैट मीन्स बाय विंड ये सीड डिस्पर्स होकर के जर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे या सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार हम सीड के जरा अंदर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एग्जैक्टली सीड इनसाइड, या बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि बल्कि कुछ लोगों ने क्वेरी करी थी कि मैम एग्जैक्टली ये जो एम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर है वो है कहाँ पर। ठीक है, तो जब हम ये ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल यहीं पे तो लगे थे ओव्यूलिफेरस स्केल के बेस पर। ठीक है, तो अब इसको जब हम देखते हैं और ओव्यूल ही सीड मच्योर सीड में कन्वर्ट होता है, सीड को जब देखते हैं तो फिर उसमें हमें ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग इज टेस्टा। ये टेस्टा क्या है? टेस्टा बेसिकली जो आपको जब गैमेटोफाइट, मतलब कि जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर, मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर बता रही थी, ठीक है, या मेगास्पोर का जब स्ट्रक्चर बताया था, हाँ,
तो उसमें आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट ये बताया था। तो होता क्या है कि जैसे जैसे सीड मच्योर होने लगता है तो आउटर इंटेगुमेंट डिजेनरेट हो जाती है, राइट। आउटर और इनर भी जनरेट हो जाती है, केवल जो बचती है वो स्क्लीरोटेस्टा, दैट मीन्स मिडल स्टोनी लेयर बचती है। ये मिडिल स्टोनी लेयर ही आगे चल करके क्या बना लेती है, टेस्टा फॉर्म कर लेती है, ठीक। ये टेस्टा, जस्ट बिलो द टेस्टा देयर इज अगेन थिन लेयर कॉल्ड टेम्बिन, ठीक है। ये प्रीवियस जनरेशन यानी कि जिससे पेरेंटल जनरेशन है उसको शो कर रहा है, राइट। एक मच्योर सीड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं वो ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये बेसिकली एलएस दिखा रहा है, एलएस ऑफ सीड, ठीक। नेक्स्ट जब आप हाँ माइक्रोपाइलर एंड पे, क्योंकि ये माइक्रोपाइल एंड तो इधर होगा ना, और मैंने इसको स्ट्रेट बनाया हुआ है तो आप इधर से देख सकते हो कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उधर ही की कुछ लेयर्स या जो न्यूसेलस होता है वो कुछ रूमिनेंट फॉर्म में बच जाता है और वो ब्राउनिश कलर का होता है, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। इसे पेरिस्पर्म कहते हैं, दिस वन पेरिस्पर्म, राइट। जो न्यूसेलस बचा किधर होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, राइट। ये इसके अलावा जो एम्ब्रियो है वो एक्चुअल में एम्बेडेड कहाँ पर है, जो एंडोस्पर्म है उस पे है, उसमें ही एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म यानी कि ये भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियो को चारों तरफ से किसने कवर किया हुआ है, एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो एंडोस्पर्म ये जो है वो किसको शो कर रहा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो वाला है वो किसको शो कर रहा है, वो नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन का जो मतलब इनिशियल स्टेज है उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एक ही सीड में हमें 3 जनरेशन देखने मिल रही है, ठीक है। तो अब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सस्पेंसर होता है, रेडिकल होता है, जस्ट बिलो द रेडिकल जैसे नॉर्मल सीड होते हैं उनमें हाइपोकोटाइल या फिर एपिकोटाइल वाला रीजन होगा। तो हाइपोकोटाइल यहाँ पर जस्ट बिलो द रेडिकल देयर इज अ रीजन कॉल्ड, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपोकोटाइल, जैसे जर्मिनेट करना है इसी वजह से ये ही ज़्यादा इलोंगेट कर जाता है जर्मिनेशन के दौरान, इसी वजह से इसका जो पाइनस के केस में जो सीड जर्मिनेशन है वो एपीजीएल होता है, ठीक है। देन कॉटिलिडन्स होते हैं डिफरेंट मतलब कि 4 नंबर में या मोर देन 1 कॉटिलिडन, ठीक है, एक से ज़्यादा ही होंगे। लेकिन जो जब सीड मैच्योरिटी की बात आती है, एम्ब्रियो मतलब पॉली एम्ब्रियोनी कई एम्ब्रियो हो तो सकते हैं लेकिन लीड कोई एक ही करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जर्मिनेशन कैसे है। ये तो हो गया सीड का स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक सीड में कैसे हमें प्रीवियस जनरेशन यानी पेरेंटल जनरेशन जिससे कि सीड फॉर्म हुआ है वो भी दिख रही है, टेस्टा और टेगमेंट के फॉर्म में, न्यूसेलस के फॉर्म में, हाँ पेरिस्पर्म में। एंड जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमें सस्पेंसर या जो एम्ब्रियो है सस्पेंसर रेडिकल कॉटिलिडन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को। और जो एंडोस्पर्म है वो गैमेटोफिटिक यानी कि जो मिडिल मतलब कि गैमेटोफिटिक जनरेशन थी एन वाली, ठीक है, तो उसको शो कर रहा है, राइट। तो एक ही सीड में हमें 3 जनरेशन देखने मिल रही हैं। अब सीड जर्मिनेशन की जब बात करते हैं तो होता क्या है कि जो टेस्टा है वो ही सीड कोट बनाता है, सिंगल मतलब कि जो सीड कोट है बेसिकली पाइनस के केस में वो टेस्टा से ही फॉर्म होता है, ठीक है। और टेस्टा क्या है, स्क्लेरोटेस्टा है, राइट। तो सीड कोट और रेडिकल तो अपने आप में है ही। होता क्या है कि कुछ समय तक के लिए ये डोमिनेंट स्टेज में चले जाते हैं, उसके बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब इनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन कैसा है, एपीजीएल है। एपीजीएल का मतलब क्या होता है कि हाइपोकोटाइल इन कंपैरिजन टू एपिकोटाइल ज़्यादा इलोंगेट करेगी, ठीक है, ज़्यादा ग्रो अप करेगी, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये देख लें सीड कोड से ऑफकोर्स रेडिकल बाहर आएगा फर्स्ट, ठीक है। रेडिकल आता क्यों है, बिकॉज ऑफ इलोंगेट कौन सा पार्ट कर रहा है, रेडिकल के जस्ट बिलो हाइपोकोटाइल था, ये हाइपोकोटाइल वाला रीजन इलोंगेट ज़्यादा करने लगता है, ज़्यादा ग्रो अप करता है, ठीक है। और इस तरह से सबसे पहले सॉइल के कांटेक्ट में रेडिकल आती है तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और वो रूट कैसी होगी, टैप रूट होगी एज लाइक अदर जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर में टैप रूट सिस्टम ही होता है, ठीक है। और इसके बाद सीड कोट तो एज सच वही रह जाएगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ये जो कॉटिलिडन्स थे वो बाहर आ जाएंगे। ये कॉटिलिडन्स ही कॉटिलिडन्स लीव्स बनाते हैं जो बेसिकली नीडल के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको ये ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है
ब्लैक मार्कर से वो लीव्स हैं, कॉटिलेडन्स लीव्स, ठीक है। और कुछ समय बाद ये जो मतलब कि रूट, टैप रूट तो बना ही, और ये जो कॉटिलेडन्स था या कहें कि प्लूम्यूल वाला रीजन था, वो स्टेम की, वो भी स्टेम कौन सा, अनलिमिटेड ग्रोथ वाला, दैट मीन्स लॉन्ग शूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या लॉन्ग शूट पहले बनती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें निडल्स या पहला फोलिएज इस पर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से फिर वो धीरे धीरे ग्रो अप करने लगेगा और नेक्स्ट जो पूरा का पूरा पाइनस का प्लांट बन जाता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ पाइनस, ठीक है। एक बार फिर से पूरा साइकिल देख लेते हैं या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमने शुरू किया था पाइनस की मॉर्फोलॉजी से, जिसमें पाइनस एक मोनोशियस स्पीशीज है, दैट मीन्स कि उसमें मेल एंड फीमेल कोन एक सिंगल प्लांट पे होंगे। और क्योंकि जो कोन फॉर्म है, मतलब कि जो कोन है उसमें क्या स्पोर्स ही तो लगे हैं, दैट मीन्स कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पोरोफिटिक फेज है। वैसे भी स्पोरोफिटिक फेज की जब भी बात हो, दैट मीन्स कि इट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, और इसके केस में जाहिर सी बात है स्पोरोफिटिक जनरेशन है, डिप्लॉइड होगी, ठीक है। तो स्टार्ट विद पाइनस, ये मैच्योर प्लांट है। मैच्योर प्लांट में मेल कोन भी होगा, फीमेल कोन भी होगा। ये मेल कोन और फीमेल कोन, दैट मीन्स कि वो किससे मिल करके बने हुए हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। दोनों में ही प्लॉइडी अभी 2n ही है। माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म करेगा, जो मेगास्पोरोफिल है वो मेगास्पोरेंजियम फॉर्म करेगा। देन स्पोरेंजियम की बात हो गई तो जाहिर सी बात है उसमें जो स्पोर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू विच स्पोरेंजियम कंटेन, तो उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, ठीक है। बनने तो इसी में बनेंगे कैसे, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल होंगी। दोनों में ही रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन हो चुका है, तो जो अब तक की 2n था वो अब क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, एज लाइक ये, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर क्या, वही पॉलन है, ठीक है। ये अब क्या होता है कि माइक्रोस्पोर जब डेवलप करेगा तो वो क्या गैमेटोफाइट बनाएगा, कौन सा, मेल गैमेटोफाइट। और जो मेगास्पोर है जब वो डेवलप होता है तो क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम होता है, आर्चिगोनियम में एग होता है, ठीक है। और इधर जो मेल गैमेटोफाइट है वो पॉलन, उसमें बेंट पॉलन होंगे, ठीक है। वही 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, वो पॉलन फिर मेल न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है। 2 मेल न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसमें से एक ही एंटर करता है, और एग और मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमीट्स जो होते हैं, गैमेटोफाइट नहीं, मेल गैमीट या न्यूक्लियाई फर्टिलाइज करेंगे। ऑफ कोर्स अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2n होगा, दैट मीन्स जाइगोट या oospore, और oospore से फिर फर्दर डिवीजन होता है। वैसे ही 2 स्टेजेस में, पहले प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। फिर एम्ब्रियो से क्या वो भी जो मतलब कि एम्ब्रियो जर्मिनेट एम्ब्रियो फर्दर क्या बनाएगा, सीड फॉर्म करेगा, ठीक है। और सीड से फिर फर्दर वो सीड का डिस्पोजल होगा, क्योंकि फीमेल कोन मैच्योर हो चुका होगा, ओविडिफायर स्केल आपस में अलग अलग हो चुकी होंगी, जो सेंट्रल कोन एक्सेस है वो इलोंगेट हो चुकी होगी, लूज हो चुका होगा, तो सारा का सारा जो सीड है वो इजीली बाहर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर, ठीक है। ये विद द हेल्प ऑफ, जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे सीड्स बाहर आ जाएंगे, और वो खुद में सीड्स भी एक, क्योंकि विंड स्ट्रक्चर है तो डिस्पोजल इजीली हो जाएगा। जैसे वो सॉइल के पास जाएंगे और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो फिर नेक्स्ट सीड जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके स्पोरोफिटिक, अगेन स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑफ पाइनस, और अब कंप्लीट स्पोरोफिटिक प्लांट ऑफ पाइनस बना लेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पाइनस। और फाइनली पाइनस का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो तो पूछ लीजिएगा, MCQs लगाते रहिएगा। और हाँ, कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि मैम एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं बता दूं कि आज ही किसी न्यूज़पेपर में किसी बच्चे ने ही अपडेट किया था कि मे बी 15 जून से होने के आसार हैं। हालांकि आई थिंक ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके लिए है, लेकिन फिर भी तो पढ़ते रहिए, MCQs लगाते रहिए। जहाँ ना समझ में आया बिल्कुल
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।